So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का। हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स जो है वो मिलनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर, और मुझको पता है वो आपको जरूर मिलेंगे। सो चैप्टर नंबर 8 हमारा शुरू है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो फर्स्ट हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट बनाया, उसके बाद बनाया सेकंड पार्ट ओके इस चैप्टर का। अगर वो आपने देखी नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 बायोलॉजी फुल वीडियोस और फुल चैप्टर्स, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। सो वो पहले आप देख लीजिए। उसके बाद ये जो पार्ट 3 है वो बेस होगा सर्कुलेशन पे। रेस्पिरेशन पे फर्स्ट हमने क्या देखा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी, उसके डिफरेंट पार्ट्स देखी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर ओके वो देखा। उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, और पार्ट 3 में हम देखेंगे सर्कुलेशन ओके। सो सर्कुलेशन पार्ट 3 में हम शुरू करने वाले हैं। सो ये जो है पार्ट 3 वो हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमको पढ़ना है फर्स्ट सर्कुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन क्या होता है सबसे पहले तो ये बात जान लो। सो सर्कुलेशन इज कैरिड आउट द फ्लूइड ब्लड एंड लिम्फ। सो सर्कुलेशन में क्या होता है, तो कैरिड आउट होता है, क्या होता है तो फ्लूइड, उसके बाद ब्लड एंड लिम्फ। सो फ्लूइड ब्लड एंड लिम्फ कैरी होता है, मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस तक उसे ट्रांसफर किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सर्कुलेशन ओके। सो ये होता है सर्कुलेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो सर्कुलेशन क्या है, तो ट्रांसफर मीन्स कैरिड आउट बाय फ्लूइड ब्लड एंड द लिम्फ्स। सो सर्कुलेशन जो है वो किससे कैरिड आउट होता है, तो फ्लूइड और ब्लड एंड लिम्फ, इससे सर्कुलेशन होता है। मीन्स यहाँ पर आप फर्स्ट जान लो ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होती है। सो हायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा। सो एनिलिडा ये लोअर ऑर्गेनिज्म है ओके। सो फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड है ओके, बैकबोन है, उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट, एंड जिसको नहीं है उसे नॉन कॉर्डेट। हैविंग अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड, उसके अंदर क्या होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग मीन्स सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो एक सब्सटेंस क्या होता है, तो पोजीशन ए से लेकर वो पोजीशन बी तक ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड होता है जैसे कि वो लिम्फ हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फिर वो क्या होता है फ्लूइड, हम उसको बोल सकते हैं, कौन सा भी फ्लूइड हो सकता है। सो हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हायर एनिमल्स फ्रॉम एनिलिड्स टू कॉर्डेट, ये हायर एनिमल है सभी। सो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। सर्कुलेटरी मीन्स यहाँ पर ट्रांसफर होता है ब्लड का, फ्लूइड का, लिम्फ का ओके। सो द ब्लड विच इज पंप टू द टिश्यू बाय द हार्ट। सो जो ब्लड है वो पंप किया जाता है बाय द टिश्यू, इससे पंप किया जाता है, ब्लड इज पंप टू द टिश्यू बाय द हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। वो जो ब्लड है फिर बाद में टिश्यू के पास जाता है, वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के, उसके पास जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। सो किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो फर्स्टली ब्लड को कौन यहाँ पर पंप करता है, तो हार्ट करता है, और हार्ट से क्या होता है ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, लाइक यहाँ पर हैंड्स है, आईज है, ब्रेन है ओके। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर ब्लड बॉडी गेट ब्लड फ्रॉम हार्ट, बिकॉज हार्ट पंप ब्लड। सो हार्ट क्या करता है, तो ब्लड को पंप करता है, और वो किसके थ्रू यहाँ पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मीन्स पार्ट्स में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, उस तक वो जाता है ब्लड, तो थ्रू जाता है ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स कैरी सर्कुलेटरी फ्लूइड और सर्कुलेटरी ब्लड। सो ब्लड को कौन कैरी करता है, तो ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं। सो ये होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आप फर्स्ट में जान लो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लूइड का, ब्लड का या लिम्फ का। सो ये हायर ऑर्गेनिज्म में अंदर होता है, जैसे कि एनिलिड्स हो गए और कॉर्डेट हो गए। सो हैव अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर, एंड ब्लड इज पंप बाय टू द टिश्यू बाय द हार्ट। सो टिश्यू तो आपको पता है ये ग्रुप ऑफ सेल, सिंपली वो हो गया टिश्यू। सो ये जो है वो है सर्कुलेशन इन एनिमल्स। तो सिंपली बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा सर्कुलेशन का। सो मैं जो है आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो आपको लगता होगा कि छोटी सी बात समझाने के लिए आपने इतना बड़ा क्यों लिया, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जो है उसमें आप यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर मार्क्स जो है जरूर लोगे ओके। सो सर्कुलेशन ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सर्कुलेशन को कैरिड आउट करता है। उसके बाद हार्ट मीन्स ब्लड को पंप कौन करता है, देन उस ब्लड को कैरी कौन करता है डिफरेंट पार्ट्स तक, वो आपको समझ में आ गया। सो फर्स्ट जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, उसके बाद होता है क्लोज सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन तो आपको पता है ट्रांसफर ऑफ ब्लड
फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो फर्स्ट होता है ओपन सर्कुलेशन, देन होता है क्लोज सर्कुलेशन। ये है सर्कुलेशन के दो टाइप। सो ओपन में क्या होता है और क्लोज में क्या होता है हम देखेंगे डिटेल में। सो ओपन के बारे में फर्स्ट देखते हैं। इन एनिमल्स हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी कैविटी दैट इज हीमोसील। हीमोसील बॉडी कैविटी मतलब क्या होता है, तो हॉलो स्पेस होता है बॉडी के अंदर, हॉलो स्पेस, उससे क्या होता है ब्लड कैरी होता है, और उस हॉलो स्पेस को और बॉडी कैविटी को हम बोलेंगे हीमोसील, बिकॉज ऐसी कैविटी जो ब्लड को कैरी करते हैं, और हीमो हमें पता है, हीमो बोले तो ब्लड, एंड सील मीन्स ऐसी कैविटी जो ब्लड को कैरी करती है उसे हम बोलेंगे हीमोसील। और ये क्या है, बॉडी कैविटी है। कैविटी मतलब जो होता है वो होता है हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस मीन्स उसके बॉडी के अंदर थोड़ी जगह होती है जिससे ब्लड कैरी हो सकता है, और उस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेशन। देन इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डायरेक्टली ब्लड एंड सेल्स। सो ब्लड्स एंड जो सेल्स है उसके बीच में क्या होता है, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है मटेरियल का। और टिश्यू ऑफ द बॉडी मीन्स डायरेक्टली ब्लड से क्या होता है, टिश्यू अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेता है डायरेक्टली, किसमें, ओपन सर्कुलेशन के अंदर। सो द ब्लड फ्लोज विद द लो प्रेशर एंड यूजुअली डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता, और ये कैसा होता है, ये प्रेशर में इसमें बहुत कम होता है, बिकॉज इसमें जो है यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जाता है बॉडी के, मीन्स जो डिफरेंट पार्ट है ऑर्गन्स है उसके तरफ ब्लड जाता है, लेकिन इसमें हॉलो कैविटी है, इसमें हॉलो स्पेस है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं, आराम से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तो लो प्रेशर होता है, लाइक हीमोग्लोबिन। और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता जैसा कि हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी के अंदर, बिकॉज हमें क्या है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो इसमें ओपन सर्कुलेशन जिस एनिमल में होता है, उस एनिमल में उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो होता है वो यहाँ पर ब्लड में पिगमेंट नहीं होते जैसे कि हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन जो है उसमें पिगमेंट नहीं होता, एंड इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैस। ये रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलिस्का। सो आर्थ्रोपोडास एंड मॉलिस्का जो है इसमें ये ओपन सर्कुलेशन दिखता है। सो आपको पता है जो एंथ्रोपोडस है, आर्थ्रोपोड्स, ये लार्जर सबसे बड़ा ये यहाँ पर जो है मीन्स फाइलम है, और ये मॉलिस्का है वो सॉफ्ट यहाँ पर बॉडी वाले एनिमल्स है, और जो आर्थ्रोपोडा ये जॉइंटेड लेग वाले, ओके, जैसे इंसेक्ट इसमें आते हैं। सो ये जो फाइलम है वो शो करेंगे ओपन सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे, बॉडी कैविटी रहेंगी। सो बॉडी कैविटी मीन्स आप यहाँ पर इसको रट लो, बॉडी कैविटी मीन्स होता है हॉलो कैविटी, हॉलो स्पेस बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, उसे हम बोलेंगे हीमोसील। इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैसे, डायरेक्टली ब्लड टू ब्लड एंड सेल्स और टिश्यू बॉडी से जो होता है, टिश्यू बॉडी के वो डायरेक्टली ब्लड से जो अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड ब्लड जो होता है वो लो प्रेशर से फ्लो होता है, एंड डज नॉट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसमें नहीं होते, एंड इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस को नहीं ट्रांसपोर्ट करता, जैसे कि एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलिस्कन्स। इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन, जिसमें यहाँ पर बॉडी कैविटी ही अपना काम करती है, उससे ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है। सो ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया ओपन सर्कुलेशन। अब बात आती है क्लोज सर्कुलेशन की। सो इसमें क्या होता है, इन ऑल द वर्टिब्रेट्स मीन्स जिसको बैकबोन है, ऐसे वाले हायर मॉलिस्कन्स, ओके, इसमें मॉलिस्कन्स है लेकिन ये हायर एंड एनिलिड्स, ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। जैसे कि नेटवर्क, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स अपसेंट थी, यहाँ पर क्या था, बॉडी कैविटी थी, लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, वो क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है, और उस नेटवर्क से क्या होता है, तो हार्ट से लेकर जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के उन तक पहुँचता है, वो हो गया यहाँ पर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। एंड इन दिस टाइप सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो होता है, एंड डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वॉल और द बॉडी टिश्यू। सो बॉडी टिश्यू एंड वॉल के कांटेक्ट में नहीं आता। ओपन सर्कुलेशन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, जो सेल्स होती है वो डायरेक्ट ब्लड से अपना एक्सचेंज कर लेती है मटेरियल, जो टिश्यू होते हैं बॉडी के वो डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं मटेरियल। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेशन है इसमें जो है यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, ओके। सो यहाँ पर कम इन कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता विद द वॉल और द बॉडी टिश्यू के साथ, और वॉल के साथ, बॉडी वॉल के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। किसका, तो ब्लड का, बिकॉज इसके अंदर वेसल्स है, इसके अंदर नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, इसलिए यहाँ पर जो है ब्लड यहाँ पर डायरेक्टली जो है कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो फर्स्ट में ये कैसा होता है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, हायर मॉलिस्कन्स, एनालिड्स, ब्लड सर्कुलेट थ्रू ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स एंड नेटवर्क। सो
क्लोज सर्कुलेशन में एक वर्ड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना होगा, वो होगा ब्लड वेसल्स। एंड जो ओपन सर्कुलेशन में इसमें एक वर्ड है वो ध्यान में रखना होगा, वो होगा बॉडी कैविटी और हीमोसिल। ये दो वर्ड अगर आपने यहाँ पर ध्यान में रख लिए तो ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन को आप इजीली यहाँ पर एग्जाम में लिख पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे। देन सर्कुलेशन में दूसरा यहाँ पर ओपन क्लोज सर्कुलेशन में दूसरा पैराग्राफ है, इन दिस टाइप सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स। ये आपको अगर पता होगा कि ब्लड वेसल्स होते हैं तो आप लिख डालोगे, लेकिन इसमें क्या लिखोगे आप फिर कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से फ्लो होता है, बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये तो बात डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन सेंस वाली है। नॉट केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वॉल एंड द बॉडी। सो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड जाएगा तो बॉडी वॉल के एंड बॉडी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में कैसे आएगा, नहीं आएगा। सो इस तरह से आप एक ही वर्ड को यहाँ पर फैला के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिख के जो यहाँ पर आपका एग्जामिनर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। सो ये होगा ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। मुझे लगता है कि आप कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे। सो यहाँ पर मैंने सिंपल वे में उसके साथ साथ डीप में ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि एक वीडियो देखने के बाद आपको बार बार दूसरे वीडियोस और दूसरे चैनल की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। आप 1 घंटा इधर वीडियो देखते हो, 1 घंटा उधर देखते हो, 1 घंटा उधर देखते हो। सो 3 आवर्स आपको लगते हैं एक ही टॉपिक पढ़ने के लिए, लेकिन यही टॉपिक आपको मैं इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि आपको जो है ट्यूशन्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी के अंदर आपको 90 अबव मार्क्स जो है मिलाने की यहाँ पर जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आप पढ़ाई करो। ओके, सो ये हो गया ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन के बारे में। सो यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन के बारे में और थोड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। 3rd पैराग्राफ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। सो बॉडी टिश्यू एंड ब्लड के अंदर क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कैसे? थ्रू द इंटरमीडिएट फ्लूइड। इंटरमीडिएट दोनों के बीच में का फ्लूइड, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्लूइड। उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं उसको लिम्फ। ओके, सो लिम्फ से क्या होता है, ये इंटरमीडिएट फ्लूइड है, उससे क्या होता है मटेरियल एक्सचेंज होता है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड। ब्लड से अच्छा इसको जो लगता है मटेरियल वो ले लेता है थ्रू द इंटरमीडिएट फ्लूइड, दैट इज लिम्फ। देन यहाँ पर ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। सो फर्स्ट में क्लोज सर्कुलेशन में क्या था, तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेशन में यहाँ पर लो प्रेशर था, क्लोज सर्कुलेशन में यहाँ पर हाई प्रेशर, बिकॉज इसमें वेसल्स है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ब्लड जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। एंड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गए। फर्स्ट में यहाँ पर ओपन सर्कुलेशन में नहीं थे, जैसे कि हीमोग्लोबिन उसमें नहीं था, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज, और इसमें रेस्पिरेटरी गैसेज भी ट्रांसपोर्ट हो गई किसमें, तो यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में। सो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में फर्स्ट होगा यहाँ पर मटेरियल जो है ब्लड एंड बॉडी टिश्यू एक्सचेंज होगा विद द इंटरमीडिएट फ्लूइड, उसे बोलेंगे लिम्फ। ओके, एंड द ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर। उसके बाद कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान लो, ये आप अच्छे से इसको ध्यान में भी रखो। ओके, सो जो क्लोज सर्कुलेशन होता है वो 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सिंगल सर्कुलेशन, देन होता है डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक हम आ गए सर्कुलेशन, फर्स्ट हमने देखा, उसके बाद देखा टाइप ऑफ सर्कुलेशन, फर्स्ट ओपन सर्कुलेशन, देन उसके बाद होता है क्लोज सर्कुलेशन। सो क्लोज सर्कुलेशन में अगेन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन है और डबल सर्कुलेशन है। अब इसको डिटेल में और देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। सो फर्स्ट देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन। In single circulation, the blood passes through the heart only once। इसमें क्या होता है, तो हार्ट क्या हमें पता है सबसे पहले कि हार्ट को पंप कौन करता है, यहाँ पर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। सो मीन्स ब्लड को कौन पंप करता है, तो हार्ट करता है ब्लड को पंप। सो किसमें, यहाँ पर क्लोज रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर हार्ट नहीं होता, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हार्ट होता है, जो क्या करता है हार्ट को जो है ब्लड को पंप करता है एंड उसको हार्ट जो यहाँ पर ब्लड है उसको डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन तक पहुंचाता है। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें जो हार्ट से यहाँ पर ब्लड ट्रांसफर होता है, लेकिन ओनली वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इन फिशेस। तो ड्यूरिंग ईच साइकिल, सो एक ही साइकिल के अंदर एक ही बार हार्ट से क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा इन फिशेस। फिशेस के अंदर ये होता है कौन सा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। इसमें एक ही बार ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है थ्रू द हार्ट्स। ओके, हार्ट के थ्रू। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, ऑक्सीजन है, ब्लड इज पंप, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट। सो जो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा, सो जिसमें क्या होता है, तो पंप होता है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड गिल्स, सो गिल्स की तरफ।
वेयर इट अंडरगोज ऑक्सीजनेशन, इसमें क्या होता है वो ऑक्सीजनेशन के अंदर जाता है, मीन्स वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। सो फर्स्ट में डीऑक्सीजनेटेड होता है, देन ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड। सो ये जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है फिर बाद में मूव्स टुवर्ड द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। सो फर्स्ट में क्या होता है, आप फर्स्ट में जान लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है और गिल्स की तरफ जाता है। गिल्स क्या करती है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाती है, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है और फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है और अगेन वो हार्ट की तरफ आता है टू नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो फिश कैरिड आउट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड called venous heart. So fish carry only deoxygenated blood called venous heart. So इसका क्या हार्ट है, कैसा हार्ट है फिश के अंदर का, वेनस हार्ट, जो क्या करता है कैरिड आउट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फिश के अंदर का जो हार्ट होता है उसे हम बोलेंगे वेनस हार्ट। इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाई, बिकॉज कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड बोथ कैरी करता है, लेकिन फिश के अंदर का ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेनस हार्ट। सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसको लिख डालो। देन यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन की थोड़ा ओवरलुक करते हैं। इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। ये बात ध्यान में रखो, एक ही बात ट्रांसफर होता है, ये होता है फिशेज के अंदर ईच साइकिल। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होता है हार्ट से एंड टुवर्ड गिल्स की तरफ जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, उसमें O2 आ जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर बन जाता है। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड द वेरियस बॉडी पार्ट्स, और उसके बाद वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल। वो रिटर्न आता है हार्ट की तरफ नेक्स्ट साइकिल की तरफ। सो ऐसा होता है सिंगल सर्कुलेशन। और इसमें वेनस हार्ट हम बोलते हैं फिश के हार्ट को, बिकॉज इसमें क्या होता है वो हार्ट जो है ओनली यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन बनाता है फिर, गिल्स बनाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज पंप फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द गिल्स, ये गिल्स की तरफ जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बनता है। सो इसका मतलब हार्ट में जो ब्लड होता है वो होता है ओनली डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए हम इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। सो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन के बारे में अब देखते हैं। So in double circulation blood passes through the heart twice during each cycle. इसमें कितना पास होता है, ट्वाइस, एक साइकिल के अंदर 2 बार ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इट ऑकर्स बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स में होता है एंड मैमल्स में होता है। मैमल्स जिसमें अंदर मैमरी ग्लैंड्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, उसे हम बोलेंगे मैमल्स। ओके, देन हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ फॉर द ऑक्सीजनेटेड, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, एंड रिटर्न टू हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो फिर वो लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद अगेन वो यहाँ पर हार्ट की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वो वहाँ से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 बार ब्लड यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड रिटर्न टू द हीट, ओके, रिटर्न टू हार्ट। ओके, सो हार्ट है यहाँ पर, हार्ट है, हार्ट एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो फर्स्ट है पल्मोनरी एंड देन है सिस्टमैटिक। सो डबल सर्कुलेशन के अंदर फर्स्ट है डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यहाँ पर वंस होता है, यहाँ पर ट्वाइस, ड्यूरिंग ईच साइकिल, यहाँ पर एक साइकिल के अंदर 1 बार, यहाँ पर एक साइकिल के अंदर 2 बार हार्ट से ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है। इट ऑकर्स ब्लड्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर होता है, एंड हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स, ये लंग्स की तरफ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड, वो ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए ऑक्सीजनेटेड बन जाता है फिर, और रिटर्न वो हार्ट की तरफ आता है। ओके, ऑक्सीजनेटेड हार्ट की तरफ आता है एज ऑक्सीजनेटेड, वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर हार्ट क्या करता है, फर्स्ट में हार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लंग्स की तरफ उसको ट्रांसफर करता है, लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है, अगेन हार्ट की तरफ ट्रांसफर करता है। सो 2 बार यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है हार्ट का, और हार्ट की तरफ जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो क्या होता है, फिर उसमें हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज हार्ट की तरफ यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड द वेरियस बॉडी पार्ट्स। सो हार्ट में आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक मूव किया जाता है एंड रिटर्न टू द हार्ट, एंड वो अगेन हार्ट के पास आता है एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फर्स्ट डीऑक्सीजन ब्लड था, वो लंग्स के पास गया, ऑक्सीजनेटेड बना, फिर उसके बाद हार्ट के पास आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास गया, और बाद में और डीऑक्सीजनेटेड बनकर आ गया, इसलिए यहाँ पर
ट्वाइस बार यहाँ पर क्या होता है तो सर्कुलेशन होता है हार्ट का, एंड इसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक, जिसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी के पास जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास और वो वहाँ से डीऑक्सीनेटेड बनकर आता है, इसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और यहाँ पर पल्मोनरी किसे बोलेंगे तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेटेड बन के आता है और वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होगा, एक होगा यहाँ पर हार्ट और उसके बाद होगा लंग्स, बिकॉज हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, ये होगा यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा तो ऑक्सीजन से ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन तक एंड बॉडी ऑर्गन से क्या होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। सो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है हार्ट्स एंड लंग्स के बीच में। सो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। सो ये हो गया सर्कुलेशन, उसके टाइप्स, देन अगेन क्लोज सर्कुलेशन के अगेन टाइप्स, एंड उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड यहाँ पर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, सो अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझना होगा कि यहाँ पर डबल सर्कुलेशन में कैसा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा होता है, फिर यहाँ पर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कौन सा होता है। सो फर्स्ट में यहाँ पर हार्ट जो है वो यहाँ पर बनता है 4 यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, एक होता है 2 होता है ऑरिकल्स, उसके बाद 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। सो ऑरिकल्स 2 होते हैं इसलिए वो राइट एंड लेफ्ट, एंड वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, वो क्या है तो हार्ट है ये। सो फर्स्ट क्या होता है तो लंग्स मीन्स यहाँ पर फर्स्टली जो पल्मोनरी वेन्स है। सो फर्स्ट में आप देखो कि ये जो ब्लड है वो यहाँ पर राइट जो एट्रियम है मीन्स उसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं, दोनों का भी एक ही नाम है। सो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा यहाँ पर पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। सो वो क्या करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी, वो जाएगा लंग्स की तरफ। लंग्स क्या करेगा उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, उसके बाद वो जाएगा पल्मोनरी वेन्स के। सो पल्मोनरी वेन्स क्या करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑलवेज ध्यान में रखो वेन्स क्या करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो फर्स्ट में राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था इसलिए वो आर्टरी ने कैरी किया और वहाँ से वो लंग्स की तरफ आया, ऑक्सीजनेटेड बना और इसलिए वो वेन्स ने कैरी किया। सो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है, यहाँ पर ध्यान में रखो ये और दिखाता है लेफ्ट यहाँ पर एट्रियम में, ऑरिकल और एट्रियम कोई भी बोलो। सो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, उसके बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नीचे आता है और उसके बाद जाता है यहाँ पर डॉर्सल ऑर्टा होता है और उसके बाद जाता है वो बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। बॉडी ऑर्गन्स को क्या लगता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगता है ना, सो वो बॉडी ऑर्गन तक मिल जाता है। फिर बॉडी ऑर्गन से क्या होता है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बनता है, उसके बाद वो जाता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के अंदर और उसके बाद वो आता है फिर राइट यहाँ पर एट्रियम के अंदर। ये ब्लड कैसा है फिर डीऑक्सीडेटेड, बिकॉज बॉडी ऑर्गन से उसको डीऑक्सीडेटेड बना देती है, वो यहाँ पर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के अंदर आती है। उससे वो अगेन राइट एरिया यहाँ पर एट्रियम के अंदर आता है, उसके बाद यहाँ पर वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है और फिर से वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बनता है, फिर से वो यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है और फिर से यहाँ पर डीऑक्सीडेटेड बनता है, देन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, और ऐसे सर्कुलेशन को ही हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या था फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये किसके बीच में है फिर ये हार्ट एंड लंग्स। सो हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे बोलेंगे तो हर्ट्स एंड बॉडी ऑर्गन्स, ये हर्ट्स एंड ये बॉडी ऑर्गन, ये दोनों के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो फर्स्ट यहाँ पर आप ध्यान लो लंग्स और हार्ट के बीच में का सर्कुलेशन पल्मोनरी, एंड हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स के बीच में का जो सर्कुलेशन होता है उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। मेरा अगर जो पूरा का पूरा आपने जो एक पार्ट है वो 2 बार अगर देख लिए तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपका जो 80% पार्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद आप इसका रिवाइज करो, इसको आप क्या करो रिवीजन दो, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पढ़ाई के लिए। ओके, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन, ये हो गया डायग्रामेटिकली, डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है तो फर्स्ट में आपको पता है यहाँ पर एक होता है वेंट्रिकल, देन होता है एट्रियम, ये किसके अंदर होता है फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सो इसमें क्या होता है आर्टरीज क्या कैरी करती है, सो हमें पता है आर्टरीज क्या कैरी करती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये गिल्स की तरफ जाता है, गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है, उसके बाद वो सिस्टमैटिक कैपिलरीज के अंदर जाता है, उसके बाद अगेन वो वेन्स की तरफ जाता है और यहाँ पर वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे गिल सर्कुलेशन। सो गिल्स के जाने के बाद वो कैसा बन जाता है वो O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ओके, ये हो गया वेन और ये हो गया आर्टरीज। सो ये हो गया वेन एंड आर्टरीज। तो इसमें क्या होता है ओनली सिंगल सर्कुलेशन होता है। सो हार्ट में ये एक ही बार ब्लड जाता है, वो कौन सा जाता है फिर यहाँ पर आप देखो ये कौन सा है फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वेन के अंदर, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन में।
ओके, सो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन, ये ह्यूमंस के अंदर होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है डबल सर्कुलेशन। सो मुझे लगता है कि आपको डायग्राम में वो समझ में आ गया होगा कि सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और उसके साथ साथ हमारे जो चैनल है उसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो यार प्लीज़। ओके, सो ये हो गया डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हमने सर्कुलेशन देख लिया, उसमें ओपन सर्कुलेशन देन क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन में अगेन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन देन डबल सर्कुलेशन, उसको डायग्राम के थ्रू सिंपल यहाँ पर क्लियर है, हमारे लाइन टू लाइन यहाँ पर हर एक बात जो है वहाँ पर क्लियर है। सो अब बात आती है ब्लड के थ्रू। ब्लड मीन्स ब्लड कैसे होता है, ब्लड्स में क्या कौन सी सेल्स होती है। सो अगर ये ब्लड्स आपने पूरा का पूरा अगर यहाँ पर सीख लिया तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि कौन से भी यहाँ पर जो यहाँ पर पेशेंट है उसका अगर ब्लड रिपोर्ट आप देखोगे तो आप बता दोगे कि इसमें कौन से सेल्स कम हो गए और कौन से सेल्स यहाँ पर बढ़ गए और यहाँ पर घट गए। सो आप इजीली बता दोगे। अगर आपको ब्लड की जो है नॉर्मल वैल्यू अगर पता है तो उससे ज़्यादा है तो आप बोलेंगे बढ़ गए, कम है तो यहाँ पर घट गए। सो सिंपल में आप जो है आधा डॉक्टर यहाँ पर बन जाओगे। सो बायोलॉजी में जो है आधा डॉक्टर आप बन जाओगे अगर बायोलॉजी आपको डिटेल में आई गई तो। सो ये जो है ब्लड, सो ब्लड में हम देखेंगे फिर ब्लड क्या होता है, इसमें कौन से क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है इसके अंदर। ओके, सो ब्लड देखेंगे। सो फर्स्ट है इट इज अ मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन का मीन्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस काम कौन करता है तो ब्लड करता है, इसलिए ये मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहलाता है। The study of the blood is called as hematology. Hem means blood and logy means study. So hematology, blood की study बोले तो hematology. And it is the fluid connective tissue. Fluid को connect करने वाला tissue है। ये कैसा है, mesodermal means बीच में होता है, in origin कहाँ पर होता है, बीच में, बॉडी के बीच में। And यहाँ पर oxygenated blood is bright red. Oxygenated blood कैसा होता है, bright red. And while deoxygenated blood is dark red. Okay, dark is सो ब्लड इज डार्क रेड। सो फर्स्ट होता है ब्राइट रेड, कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डार्क रेड इन कलर। सो फर्स्ट में आपने बता दिया कि मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, सेकंड होता है हिमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को, कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल होता है ओरिजिन है, और उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डार्क रेड होता है। क्लियर है। देन अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग। सो अडल्ट ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर कितने लीटर्स ब्लड होता है तो 5 लीटर टोटल, एंड विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट से 80% जो है वहाँ पर ब्लड का वेट होता है वो होता है 5%, यहाँ पर 5 लीटर्स। सो 5 लीटर ब्लड होता है अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर। सो बहुत ही यहाँ पर नॉलेजफुल ये चैप्टर है, और सर्कुलेशन यहाँ पर जो चैप्टर का पॉइंट है वो तो बहुत नॉलेजफुल है, आपको बहुत नॉलेज देगा। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ ली। फर्स्ट में हिमेटोलॉजी, उसके बाद ब्लड डार्क रेड और ब्राइट रेड कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी देख लिया कि ऑक्सीजन इसमें हो तो वो ब्लाइट यहाँ पर ब्राइट रेड है, और उसके बाद यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड है तो डार्क रेड है। सो 5 लीटर्स ब्लड होता है अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर, एंड इट इज अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस है, कैसा है, विस्कस एंड अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स यहाँ पर एसिडिक है, कैसे 7.4 है, 7.4 इसका क्या है तो एक पीएच वैल्यू में, पीएच वैल्यू इसमें हमने देखा था कि एसिडिक बेसिक वो जो है आप देख चुके होंगे बचपन में। ओके, सो आपके जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है उनमें आपने ये पढ़ा है एसिडिक। ओके, पीएच स्केल हम उसको बोलते हैं। सो इट इज विस्कस, विस्कस है, स्टिकी है, स्टिकी थोड़ा बहुत, एंड अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन्स यहाँ पर क्या है तो एसिडिक है 7.4, एंड साल्टी एंड हेवियर देन द वाटर, वाटर से हेवियर है अराउंड 1.05। सो इससे यह क्या है, वाटर से ये ज़्यादा हेवी है, कौन तो ब्लड। ओके, सो ये हो गया डिटेल में थोड़ी ब्लड की इंफॉर्मेशन जो आपको काम आ सकती है सीईटी में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर सर्कुलेशन मीन्स कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन में ब्लड है, सो ब्लड में है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन मीन्स ब्लड के अंदर क्या होता है। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में है, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से ये बना है। कौन से, फिर एक है प्लाज्मा एंड देन है ब्लड कार्पस्कल्स। सो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा एंड उसके बाद होता है ब्लड कार्पस्कल्स। सो जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट से बना होता है, फर्स्ट होता है प्लाज्मा, उसके बाद होता है ब्लड कार्पस्कल्स। ये बात आप समझ लो।
फर्स्ट हमने ब्लड की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखी यहाँ पर ऊपर कि ब्लड कितना होता है अडल्ट ह्यूमन के अंदर, उसका यहाँ पर पीएच क्या है, एसिडिक है क्या बेसिक है, उसके बाद हिमेटोलॉजी देखा कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका कलर क्या है, तो देख लिया ब्लड का। अब देखते हैं कंपोजिशन में हमने देखा प्लाज्मा एंड कार्पस्कल, दो चीज़ों से क्या होता है ब्लड बनता है। क्लियर है। सो फर्स्ट होता है प्लाज्मा। सो फर्स्ट में हम देखेंगे प्लाज्मा। सो ब्लड बनता है प्लाज्मा से, और प्लाज्मा किससे बनता है? सो नीचे वाले पार्ट से बनता है प्लाज्मा। सो कौन से, तो अब देखते हैं। सो फर्स्ट में है इट इज अ स्ट्रॉ कलर। कैसे स्ट्रॉ कलर है? अल्कलाइन फ्लूइड एंड कंस्टिट्यूट अबाउट द 55% ऑफ होल ब्लड। सो कैसा है? स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ कलर एंड अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन्स एसिडिक फ्लूइड एंड ये कैसा है? 55% है होल ब्लड। सो ये बात आप सबसे यहाँ पर पहले समझ लो कि 55% होता है प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स जो यहाँ पर दूसरा पार्ट है इसका, ये होता है 45%। सो 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होता है ब्लड कार्पस्कल्स। ये सीटी में जो है आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो अबाउट 55% ये प्लाज्मा होता है एंड होल ब्लड से। एंड केमिकली इट कंसिस्ट अबाउट द 90% वाटर। इसमें क्या होता है केमिकल में? 90% वाटर होता है एंड द रिमेनिंग पार्ट कंट्रीब्यूट बाय द डिफरेंट सब्सटेंस। जो बाकी के सब्सटेंस है वो पार्ट से बनते हैं। 90% तो इसमें वाटर ही होता है। और बाकी के जो है यहाँ पर फर्स्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो होता है 7%। और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में कौन है फिर? यहाँ पर ग्लोबिलिन्स है, फिब्रिनोजन है, हिपैरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये कैसा है? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर, जो जैसे कि कार्बन या सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, तो ये आ गए यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। होता है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये आ गए न्यूट्रिएंट्स के अंदर। देन नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया हो गया। सो ये आपने यहाँ पर एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में 11th में पढ़ा था, वो वाले नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस मीन जो ऑर्गेनिज्म बाहर डालते हैं, बॉडी के बाहर जो सब्सटेंस डालते हैं उसे बोलेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद इसमें गैसेज होती है O2 एंड CO2 एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एंजाइम एंड हार्मोन्स है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा ऑलवेज चेंज, ये चेंज होता रहता है बिकॉज ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में केमिकल का जो है एक्सचेंज होता रहता है और इसलिए ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसका कंपोजिशन भी बदलता रहता है। ओके, सो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। सो फर्स्ट में प्लाज्मा होता है 55%, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें फर्स्ट में होता है 90% वाटर और बाकी के जो 10% कौन होता है? तो फिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देन न्यूट्रिएंट्स, देन नाइट्रोजनस वेस्ट, देन गैसेस एंड देन रेगुलेटरी सब्सटेंस जो होते हैं वो बाकी के 10% में आते हैं। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बता देने हैं, न्यूट्रिएंट के बता देने हैं, नाइट्रोजन वेस्ट के, गैसेस के एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस के जो है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं, कुछ ना कुछ 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में बताना है कि जो 90% वाटर है उसके बाद जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7% एंड रिमेनिंग जो नीचे के यहाँ पर कंपोजिशन है उसका जो केमिकल है वो होते हैं 3% के अंदर। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इसमें एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ब्लड एंड टिश्यू के अंदर केमिकल का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसका कंपोजिशन वो चेंज होता है, ऐसा आपको बता देना है। सो ब्लड हो गया, ब्लड में एक कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आता है प्लाज्मा। सो प्लाज्मा का देख लिया, अब देखते हैं कार्पस्कल्स का। और कार्पस्कल्स के पहले प्लाज्मा का जो है उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू, उसको चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो उसको आपको अंडरस्टैंड करने में जो आपकी लेवल है वो बढ़ेगी। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्स्ट में होता है वाटर 90%, वो तो देख लिया। उसके बाद होता है प्रोटीन, अल्बुलिन एंड ग्लोबुलिन, दैट प्रोपेन, प्रोपेडाइन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन होता है 7 to 8%। देन इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस। ओके, वो हो गए 1%। एंड यहाँ पर अदर्स है 1 to 12%, जैसे कि यहाँ पर फूड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स। ओके, देन यहाँ पर वेस्ट है, मीन्स वो आ गए नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। उसके बाद रेगुलेटरी है हार्मोन्स, रेगुलेटरी सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन, एंजाइम एंड विटामिन्स। देन एंटी कोआगुलेंट्स है, वो है हेपेरिन। एंटी कोआगुलेंट्स बाद में हम देखेंगे, ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम है उसके अंदर एंटी कोआगुलेंट आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मैं उसको नहीं बताऊंगा, आपको बाद में वो क्लियर समझेगा। देन उसके बाद होता है कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज। सो फर्स्ट में आपको पता है कि एंटीबॉडीज क्या होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमने पढ़ा, एक होता है एंटीजन जो बाहर से आता है, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, और एंटीबॉडी होती है उसको किल करने वाला सब्सटेंस, वो बॉडी के अंदर होती है, ब्लड के अंदर।
सो वो आएंगी प्लाज्मा के अंदर। ब्लड में ही क्या है, प्लाज्मा एंड कार्पस्कल्स, सो प्लाज्मा के अंदर आएंगी एंटीबॉडीज। उसके बाद डिजोल्व गैसेज होते हैं, जैसे कि O2 हो गया, CO2 एंड नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा यहाँ पर चार्ट के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट में आपने प्लाज्मा जो डिटेल में पढ़ लिया है, इसके बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर ले लिया है प्लाज्मा का। अब देखते हैं कार्पस्कल्स का ऐसे ही डिटेल में। सो ब्लड कार्पस्कल्स अब देखते हैं। सो ब्लड कार्पस्कल्स में क्या होता है, इन प्लाज्मा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड मीन्स होते हैं एवरीवेयर। सो दीज आर द इरेथ्रोसाइट्स, इसमें कौन कौन से, फिर इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। सो ये जो है यहाँ पर वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, सो इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स वो होते हैं ब्लड कार्पस्कल्स, जिसे हम इरेथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट को हम ब्लड प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ओके, सो इरेथ्रोसाइट्स, RBC, WBC, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट। सो यहाँ पर हम RBC को यहाँ पर रेड सेल्स भी बोलते हैं। सो कोई कहता है कि हमारा रेड सेल्स बढ़ गया था, हमारा व्हाइट सेल्स बढ़ गया था, सो वो होता है यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, उसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक बोले तो उसका और में नेम है इरेथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो फर्स्ट में हम देखेंगे इरेथ्रोसाइट्स, उसका ब्लड काउंट कितना होता है। अगर आपको नॉर्मल काउंट समझ में आ गया तो उसका बढ़ेगा, तो आप बता दोगे कि बढ़ गया है। आपको समझ में आ गया कि इसका शेप कैसा होता है, वो कैसे होता है। सो फर्स्ट में RBC देखेंगे डिटेल में, मीन्स इरेथ्रोसाइट्स देखेंगे, उसके बाद ल्यूकोसाइट्स देखेंगे मीन्स WBC, एंड लास्ट में देखेंगे प्लेटलेट। सो चलिए शुरू करते हैं इरेथ्रोसाइट्स। सो ये जो है फर्स्ट ब्लड कार्पस्कल्स के हमारा इरेथ्रोसाइट्स, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, और उसको हम RBC बोलते हैं, RBCS। इसका साइज, शेप एंड नंबर देखते हैं। सो दे आर सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स यहाँ पर सर्कल की तरह है, सर्कुलर। बाइकॉन्केव मतलब दोनों तरफ से अगर इसको काटे तो दोनों तरफ से ये बाहर आया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट कैमल। सो नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन कैमल को छोड़ के, बिकॉज कैमल के अंदर न्यूक्लियस होता है RBC के अंदर, कैमल के अंदर ओनली, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कैमल के सेल को छोड़ के, कैमल के RBC को छोड़ के, बिकॉज कैमल के RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, देन मेजर्स अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 7 माइक्रोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, वो माइक्रोमीटर है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में है। उसके बाद 2.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस उसकी, एंड द टोटल RBC काउंट, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो, 1.5 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक mm, यह है इसका नॉर्मल RBC का काउंट। ये जो है वो होने चाहिए 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक mm। इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर थोड़ा कम है, फीमेल के अंदर कितना है तो 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक mm। मेल के अंदर का, फीमेल के अंदर का, मेल के अंदर का थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर का थोड़ा कम होता है। ओके, सो ये है उसका नॉर्मल काउंट, वो बॉडी के अंदर हमारी इतनी होती है। एंड द एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 100 to 120 डेज। इसका लाइफ स्पैन कितना है तो 100 to 120 डेज ही ये जिंदा रहती है। कौन रहता है तो RBCS। सो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बाइकॉन्केव है, दोनों की तरफ ऐसा, यहाँ से आपको सोलन दिख रहा होगा, इसे हम बाइकॉन्केव बोलते हैं, और ये सर्कुलर है। सो फर्स्ट में हमने देखा था कि ये सर्कुलर है एंड बाइकॉन्केव है। ओके, एंड दिस द प्रोसेस बाय विच RBC आर प्रोड्यूस। सो जिसमें RBC प्रोड्यूस होता है उसमें उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। सो इरेथ्रोपोइसिस किसे बोलेंगे, जिसमें RBC प्रोड्यूस हुई है, RBC को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। सो इरेथ्रोपोइसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिस, मीन्स RBC जिसमें प्रोड्यूस होती है, जिस प्रोसेस के अंदर, उसे हम बोलेंगे इरेथ्रोपोइसिस। सो जिस प्रोसेस में RBC फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इरेथ्रोपोइसिस। सो इन फीटस इट ऑकर्स इन इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन लाइक लिवर, स्प्लीन, व्हाइल इन अडल्ट ऑकर इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में होती है अडल्ट के अंदर, लेकिन फीटस के अंदर कहाँ पर होती है, स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर होती है। किसमें, यहाँ पर इरेथ्रोपोइटोसिस ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पर फीटस के अंदर। ओके, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन RBC आर न्यूक्लिएटेड। सो एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, तब ये न्यूक्लिएटेड रहती है, इसको न्यूक्लियस होता है। व्हाइल द मैच्योर RBC आर द अन्यूक्लिएटेड। लेकिन जो यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर मैच्योर RBC, जब RBC मैच्योर बन जाती है तब वो बन जाती है अन्यूक्लिएटेड, मीन्स अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, अन्यूक्लिएटेड। एंड विदाउट सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, RBC
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते आरबीसी के अंदर। इट इज हेंस दे कंज्यूम लिटल O2, इसलिए वो लिटल O2 कम से कम यहाँ पर ऑक्सीजन लेती है। ओके, सो इरेथ्रोपोइसिस मतलब इरेथ्रोसाइट्स फॉर्म होने की प्रोसेस, इरेथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। तो जिस प्रोसेस में आरबीसी फॉर्म होते हैं उसे हम बोलेंगे इरेथ्रोसाइटिस, इरेथ्रोपोइसिस, जिसमें इरेथ्रोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं। इरेथ्रोसाइट्स मतलब ही आरबीसी, इंपॉर्टेंट है। एट द सेंटर ऑफ द सेल स्पॉन्जी मास इज प्रेजेंट कॉल्ड एज स्ट्रोमा। सो सेंटर में स्पॉन्जी मास होता है, उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। एंड विच कंटेन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, और उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन इज कैसा है? हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। सो ये कैसा है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। एंड आयरन पार्ट कॉल्ड हीम, सो आयरन पार्ट को हम बोलते हैं हीम, एंड प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं ग्लोबिन, इसलिए इसका नाम गिरा है हीमोग्लोबिन। सो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजफुल चैप्टर है। आप बोलेंगे यार कितना ले रहे हो? सो मेरा मतलब आपको सिर्फ इतना है कि भले ही आपको टाइम लगना तो चलेगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मैं नॉलेज इतना दूंगा कि कोई आकर जो कोई कैसा भी सवाल आपको डाले तो आप उसका आंसर देना चाहिए। तो कम वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा बनाऊंगा कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, उसके बाद नॉलेज आपको देंगे। सो एक भी यहाँ पर स्टूडेंट ने अगर 90 अबव मार्क्स ले लिए बायोलॉजी के अंदर तो मेरा काम हो गया। सो मेरे को लगता है कि जो आप देख रहे हो, वो देखने वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो आप तो ज़रूर लोगे। ओके, सो ये हो गया हीमोग्लोबिन। सो हीम मीन्स यहाँ पर क्या होता है? तो आयरन, एंड ग्लोबिन मीन्स यहाँ पर प्रोटीन। सो इसलिए इसका नाम गिरा है हीमोग्लोबिन। एंड द नॉर्मल HB मीन्स हीमोग्लोबिन कंटेन अडल्ट मेल के अंदर कितना होता है? 30 to 18 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड। अगर हमने 100 ml ब्लड लिया तो उसमें 30 to 18 ग्राम जो है यहाँ पर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो हो गया नॉर्मल। एंड अबाउट 11.5 to 16.5 GM ओके ग्राम पर 100 ml, वो हो गया अडल्ट फीमेल के अंदर। सो मेल के अंदर 30 to 80 ग्राम पर 100 ml, एंड फीमेल के अंदर 11.5 to 60.5 ग्राम पर ml फीमेल के अंदर। ये इसका हीमोग्लोबिन का नॉर्मल काउंट। सो लाइन टू लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ब्लड कार्पसेल्स के फर्स्ट इरेथ्रोसाइट्स। सो हमारा जो है इरेथ्रोसाइट्स हो गया। इरेथ्रोसाइट्स मतलब ही आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। सो ल्यूकोसाइट्स मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और कार्पस्कल्स, जिसे हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ये इसके और में नेम है, ये आप ध्यान में रखो और इसको थोड़ा केयरफुली सुनो। मैं इतनी बार आपको रिवाइज करूंगा कि ये जो है आपको पार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड WBC उसका एक ही नाम है। सो दीज आर कलरलेस, इसमें कलर नहीं है, इरेगुलर इन शेप। सो जो आरबीसी है, ये यूरेथ्रोसाइट्स है, वो हमें पता थे कि बाइकॉन्विक के थे, उसके बाद सर्कुलर थे, लेकिन इसका जो शेप है वो इरेगुलर है। एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स, जो आरबीसी है वो कैसी है? न्यूक्लिएटेड नहीं है, अब्सेंस है, अन्यूक्लिएटेड सेल्स है, जिसमें सिर्फ एक्सेप्ट कैमल के अंदर ही थी न्यूक्लिएटेड, लेकिन यहाँ पर जो है ये न्यूक्लिएटेड सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा। एंड दीज स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज बाय द अमोइक मूवमेंट कॉल्ड एज डायपेडेसिस। सो जिस प्रोसेस में क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के बाहर गिरती है, उसे हम बोलते हैं डायपेडेसिस, जो अमोइक मूवमेंट दिखाता है। अमीबा जो होता है अमीबा उसकी तरह, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमोइक मूवमेंट दिखाती है WBC, और वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायपेडेसिस। एंड एवरेज साइज इज अबाउट 8 to 5 माइक्रोमीटर। सो एवरेज साइज इसका रहेगा 8 to 5 माइक्रोमीटर। एंड द टोटल WBC काउंट इज 5000 to 9000 पर क्यूबिक mm। ये इसका नॉर्मल काउंट है, जैसा कि हमने यूरेथ्रोसाइट्स में देखा था 5.1 to 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक mm। ये रहेगा 5000 to 9000, ओके 5000 to 9000 पर क्यूबिक mm। देन द एवरेज लाइफ इसका लगेगा 3 to 4 डेज, वो था 100, आरबीसी थी 100 to 120 डेज की, ये रहेगी 3 to 4 डेज की, मतलब इसकी लाइफ स्पैन रहेगी। एंड ल्यूकोसाइट्स आर प्रोड्यूस ल्यूकोपोइसिस। सो फर्स्ट में हमने देखा था कि आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, और इरेथ्रोसाइट्स जो है वो इरेथ्रोपोइसिस से प्रोड्यूस हुए थे, और जो यहाँ पर WBC है, जो है WBC वो होगा ल्यूकोपोइसिस से। ल्यूकोपोइसिस में जिसमें WBC प्रोड्यूस होता है। सो आरबीसी यहाँ पर बनेंगे इरेथ्रोपोइसिस में, एंड ल्यूकोसाइट्स और WBC बनेंगे ल्यूकोपोइसिस में। ओके, सो ये आपको समझ में आपको आएगा। देन द ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन आर रेड बोन मैरो। ल्यूकोपोइटिक मीन्स जिसमें WBC होती है और ल्यूकोसाइट्स होते हैं। एंड लिम्फेटिक ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड द थाइमस और द
यहाँ पर टॉन्स, पायरस, पैचेस, ईटीसी, ये जो हो गए पैर्स, ये जो है यहाँ पर ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर है। देन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, सो आरबीसी के कुछ भी टाइप नहीं थे, लेकिन ल्यूकोसाइट्स के टाइप है। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। ओके, सो यहाँ पर ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी के यहाँ पर टाइप है। सो डब्ल्यूबीसी जो है वो दो पार्ट में यहाँ पर कैटेगराइज की है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। सो ग्रैन्यूल्स मतलब आपको पता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे ग्रैन्यूल्स, ओके, उसे हम बोलेंगे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उसे हम बोलेंगे ग्रैन्यूल्स। अगर ग्रैन्यूल्स है तो उसका अलग टाइप, अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो उसका अलग टाइप। अगर ग्रैन्यूल्स है तो उसे हम बोलेंगे उस सेल्स को डब्ल्यूबीसी के ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स है। और दूसरा एक पार्ट होता है यहाँ पर मीन्स ल्यूकोसाइट्स के दो टाइप है, एक है ग्रैन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं, और दूसरा होता है अग्रैन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स जो है वो अब्सेंट है, मीन्स अग्रैन्यूलोसाइट्स मीन्स अब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट्स। ओके, सो बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। सो ग्रैन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स है, अगेन जो ग्रैन्यूलोसाइट्स है आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग मीन्स ये कलर की बेसिस पे। सो नेचर ऑफ द यहाँ पर न्यूक्लियस दे आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है ग्रैन्यूलोसाइट्स। सो फर्स्ट इसमें है ईओसिनोफिल, उसके बाद यहाँ पर बेसोफिल, उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। सो ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर 3 सेल्स आती है, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो जो ग्रैन्यूलोसाइट्स है वो 3 सेल्स में अगेन डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है ईओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। सो जो ईओसिनोफिल्स होते हैं वो 3% होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। एंड इसमें क्या होता है, तो ग्रैन्यूल्स आर फ्यू इन नंबर एंड न्यूक्लियस इज बाइलोप्ड एंड दे आर स्टेन एसिडिक डाइज। ओके, सो एलर्जिक कंडीशन में अंदर ये क्या होता है, नॉन फाइगोटिक होता है। नॉन फाइगोटिक मतलब ये फाइगोटिक मतलब एनगल्प करने वाला, ये होता है नॉन फाइगोटिक, मीन्स से किसी सेल्स को एनगल्प नहीं करता, उसको नहीं खाता। ओके, इसलिए हम इसको नॉन फाइगोटिक बोलते हैं। एंड शो हिस्टामाइन प्रॉपर्टी, एलर्जिक कंडीशन में ये वर्क करती है। कौन सी, तो ईओसिनोफिल, ये आप ध्यान में रख लो। और इसमें इंक्रीज अगर हो गया ईओसिनोफिल तो उसको हम बोलेंगे ईओसिनोफिलिया। उसके बाद बेसोफिल्स, जो ग्रैन्यूल्स आर द लार्ज होते हैं ग्रैन्यूल्स एंड 0.5% इसका जो है यहाँ पर परसेंट होता है। एंड न्यूक्लियस इज मोर और लेस ट्विस्टेड, स्मॉलर इन साइज न्यूक्लियस। एंड इसमें क्या होता है, तो हेपेरिन क्या करता है, दे सीक्रेट हेपेरिन एंड हिस्टामाइन। ये कैसे है, तो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जिक कंडीशन। सो अगर हमें किसी चीज़ में एलर्जिक कंडीशन है एलर्जी है, तो क्या होता है, तो हमें रेड पैचेस आते हैं बॉडी के ऊपर, वो होता है हेपेरिन एंड यहाँ पर हिस्टामाइन के थ्रू। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स इन एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन को रिस्पॉन्स देने वाली सेल्स बोले तो बेसोफिल्स, और एलर्जी होने वाली सेल्स वो सेल्स को बोलेंगे ईओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल जो होती है लास्ट में, वो होती है द ग्रैन्यूल्स आर द फाइन। इसमें ग्रैन्यूल्स फाइन होते हैं, ग्रैन्यूल्स है इसलिए तो ये ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर आती है। एंड न्यूमेरस होते हैं, मीन्स ज़्यादा रहते हैं। एंड ये कैसे है, न्यूट्रल डेज है इसके अंदर विथ न्यूट्रल डेज। एंड दे और न्यूक्लियस हैज मोर देन 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं, मोर 2 से ज़्यादा लोब्स होते हैं। एंड द पॉलीमॉर्फिक मीन्स इसके डिफरेंट शेप होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। एंड फाइगोसाइटिक मीन्स जिसको एनगल्प करती है दूसरे सेल्स को। एंड कंट्रीब्यूट अबाउट द 70% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। सो सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल्स होता है, वो 70% होता है। बेसोफिल्स होता है 0.5%। एंड यहाँ पर जो यूओसिनोफिल्स होता है 3% डब्ल्यूबीसी के अंदर। सो डब्ल्यूबीसी जो है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स को ही हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स में 2 होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में यहाँ पर 3 है, एसिडोफिल मीन्स यहाँ पर हम ईओसिनोफिल को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। सो ईओसिनोफिल, उसके बाद होता है बेसोफिल्स एंड देन होता है न्यूट्रोफिल्स। मतलब हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, उसके बाद हमारा ल्यूकोसाइट मीन्स ल्यूकोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो जाएगा और लास्ट में प्लेटलेट ही बचेगा। सो यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट्स तो क्लियर है। अब देखते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। सो ये है अग्रैन्युलोसाइट्स, प्रोड्यूस इन लिम्फ एंड नोड्स एंड स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होता है। अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स अब्सेंट है। सो डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स 2 यहाँ पर टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, देन होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स हमने देख लिया, उसके 3 देख लिए, यूओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स में, इसमें हम देखेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स में एक फर्स्ट होता है लिम्फोसिट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर उसका टाइप, एंड देन होता है मोनोसिट्स। सो ये दोनों देख लिए तो हमारा अग्रैन्युलोसाइट्स खत्म हो गया, और अग्रैन्युलोसाइट्स खत्म हो गया तो हमारा डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज डब्ल्यूबीसी 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। सो अग्रैन्युलोसाइट्स हम देखते हैं यहाँ पर लिम्फोसिट्स एंड मोनोसिट्स, इसके 2 टाइप होते हैं।
सो फर्स्ट लिम्फोसाइट्स दे कंटेन अबाउट 30% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी के अंदर 30% होता है यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल होते हैं, बट लार्ज एंड सर्कुलर न्यूक्लियस, बस इसमें लार्ज एंड सर्कुलर न्यूक्लियस होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेल, इसमें जो है यहाँ ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। किसके अंदर? लिम्फोसाइट्स के अंदर। ये आप डिटेल में इसको ध्यान में रखो। एंड द साइटोप्लाज्म इज विदाउट ग्रैन्यूल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होती है, इसलिए हम इसको अग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं साइटोप्लाज्म किसके अंदर। एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड द एंटीटॉक्सिन्स, मीन्स यहाँ पर एप्सोनिन्स, एंटीबॉडीज मतलब जो एंटीजन बाहर से आने वाला सबसे उसको किल करने वाले उसको प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज। एंड जो एंटीबायोटिक्स है मीन्स जैसे कि जो एंटीटॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स मतलब यहाँ पर जो होता है हार्मफुल करने वाला सब्सटेंस, टॉक्सिन्स पॉइजन, उसमें एंटी मीन्स उसको वर्क करने वाला, उस पॉइजन सब्सटेंस को किल करने वाला होता है एंटीटॉक्सिन्स, जिसे हम एप्सोनिन्स भी बोलते हैं। एंड थस प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट एंटीजन, और इसलिए हम जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने वाला है, हमारा बॉडी का सब्सटेंस है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूनिटी में हेल्प करती है सबसे ज़्यादा, बिकॉज इसमें लिम्फोसाइट्स होता है और वो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को एंड एंटीटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्लियर है। उसके बाद है मोनोसाइट्स, दे कंटेन अबाउट 5%, ऊपर का कितना है तो यहाँ पर 30%, ये हो गया 5%। ओके, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर। सो हमने यूओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स का भी परसेंट देखा था, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स का भी देख रहे हैं। एंड दे लार्जेस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। सो सभी डब्ल्यूबीसी में ये सबसे लार्जेस्ट रहेंगे। एंड विद किडनी शेप न्यूक्लियस, इसका किडनी शेप न्यूक्लियस है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो है किडनी शेप है। ओके, मोनोसाइट्स का ये है लिम्फोसाइट्स, इसका जो हमने लार्ज न्यूक्लियस था, लेकिन मोनोसाइट्स के अंदर ये किडनी शेप न्यूक्लियस है। एंड दे आर फाइगोसाइटिक इन फंक्शन, कैसे है फाइगोसाइटिक, दूसरे को खाने वाले, दूसरे सेल्स को, जो फॉरेजन सेल्स है उसको किल कर डालते, खाते उसको, इसलिए हम इसको फाइगोसाइटिक बोलते हैं। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन मोनोसाइट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एनलार्ज सेल्स कॉल्ड एज माइक्रोफेजेस। तो कैसे इन्फेक्शन के साइज में जिस साइट पर क्या किया है तो बाहर से आने वाला हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसने अटैक किया है, उसने इन्फेक्शन किया है, उस साइट पे ये होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, एनलार्ज सेल वो बन जाते हैं एनलार्ज, एंड उसको हम बोलते हैं माइक्रोफेजेस। सो फाइगोसाइटिक फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं। जो दूसरे बाहर से आने वाले सब्सटेंस को खाता है, उसको सेल्स को उसके सब्सटेंस के किल करता है, उसे हम बोलेंगे फाइगोसाइटिक। और ये हो गया मोनोसाइट्स। सो यहाँ पर जो है हमारा डब्ल्यूबीसी खत्म हो गया। और लास्ट में देखते हैं यहाँ पर प्लेटलेट। ओके, सो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो टाइप में हमें पता है डिवाइड होते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स में यहाँ पर 3 है, एक है यूओसिनोफिल, देन है बेसोफिल्स एंड देन होता है न्यूट्रोफिल्स। एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स में मींस एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युल्स में, एक होता है लिम्फोसाइट्स, देन होता है मोनोसाइट्स। ओके, सो फर्स्ट में अंदर न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस वो मल्टीलोब होता है, मींस यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोब है और ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम मल्टीलोब बोलते हैं। और ये जो यूओसिनोफिल है इसका बायलोब होता है, ये एक लोब एंड ये एक लोब, इसलिए इसका न्यूक्लियस बायलोब होता है। और ये बेसोफिल्स का जो है यहाँ पर ग्रैन्यूल्स जो है बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रैन्यूल्स है, ये होता है न्यूक्लियस इसके अंदर। यूओसिनो जो लिम्फोसाइट है इसके अंदर का न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू सेल्स लार्ज होता है, आप देख सकते हो। जो यहाँ पर ब्लू से डिनोट हुआ है वो न्यूक्लियस है, वो लार्ज है। न्यूक्लियस जो है सेल्स के हिसाब से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसमें जो है लार्ज है। देन जो मोनोसाइट्स है इसमें जो शेप है वो किडनी शेप है, ऐसा किडनी शेप जो है वो न्यूक्लियस होता है, वो होता है मोनोसाइट्स के अंदर। सो ये है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। सो दोनों हमें पता है किसके टाइप है, डब्ल्यूबीसी के। और डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलते हैं तो प्लेटलेट बोलता है। ये हो गया फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट्स एंड उसके बाद हो गया ये अग्रैन्युलोसाइट्स। सो डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। अब जो लास्ट में हमारा बचा है वो है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट को भी हम देख लेते हैं। सो जो लास्ट है प्लेटलेट उसको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। सो प्लेटलेट को दूसरा नाम है थ्रम्बोसाइट्स। सो फर्स्ट हमें पता है कि इरिथ्रोसाइट को दूसरा नाम है आरबीसी, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट को है थ्रम्बोसाइट्स। इसके नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे। These are smallest element producing from larger blood cells. Larger blood cells से small element produce होता है and called as megakaryocytes. Megakaryocytes किसे बोलेंगे हम, जिसमें क्या होता है तो smallest element produced from the larger blood cells of bone marrow and they are non-nucleated. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें आप देख सकते हो ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्लेटलेट के अंदर, ये बीच में देख रहे हो आप। फर्स्ट में आप रेड कलर के देख रहे हो आरबीसी,
देन ब्लू कलर के है WBC, एंड जो प्लेटलेट है ये बीच में है इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड राउंडेड होते हैं ये, राउंडेड मीन्स यहाँ पर सर्कुलर शेप के, एंड बाय कॉन्केव्स दोनों की तरफ से ये कॉन्केव होते हैं, ऐसा ऊपर निकला हुआ सरफेस। ओके, देन एवरेज नंबर इन द ब्लड, एवरेज कितना होता है इसका 2.5 लाख फॉर क्यूबिक mm, एंड इसका लाइफ स्पैन होता है 5 to 10 डेज। सबका हमने लाइफ स्पैन देखा, सबके एवरेज जो एवरेज नॉर्मल वैल्यूज होती है, नॉर्मल नंबर होते हैं, काउंट होता है उसका, वो भी देखा। ओके, देन द प्लेटलेट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस थ्रोम्बोपोइसिस। तो थ्रोम्बोपोइसिस ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिसमें थ्रोम्बोपोइसिस में मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर थ्रोम्बोसाइट्स की लेवल इंक्रीज हो गई उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, व्हाइल डिक्रीज इन द नंबर, अगर डिक्रीज हो गए थ्रोम्बोसाइट्स के नंबर उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड एट अ साइट ऑफ इंजुरी दे रिलीज अ केमिकल कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज। साइट ऑफ इंजरी मतलब जहाँ पर इंजरी हुई है उस जगह पर वो क्या करते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज ये एंजाइम रिलीज करते हैं, एंड विच इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो हम बाद में देखेंगे, इसके आगे के ठीक हमें पार्ट है वो ब्लड जो है ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो इसमें जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज प्रोड्यूस करता है एट द साइट ऑफ इंजरी, वो करता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस किससे है, तो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट। सो जहाँ पर चोट लगी है हमें वहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और उस ब्लड को फ्लो को रोकने के लिए, अगर फ्लो नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा ब्लड का जो हमारा बॉडी का ब्लड है वो यहाँ पर बह जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा। लेकिन उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे ब्लड को रोका जाता है, उसे हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग, और उसमें हेल्प करता है थ्रोम्बोसाइट्स। कैसे, बिकॉज थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज, एंड वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। वो कैसे हेल्प करते हैं एक्चुअल में वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज जो ब्लड क्लॉटिंग है हमें वो सिंपल में और डिटेल में पूरी की पूरी पढ़नी है, इसलिए यहाँ पर सिंपल में आप इतना ध्यान रखो कि ये प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स हमने देख लिए, थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम है प्लेटलेट। स्मॉलेस्ट है मेगा कैरियोसाइट्स है, मीन्स लार्जर स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रोड्यूस होता है लार्जर ब्लड सेल से, जैसे कि WBC और व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है। इसका लाइफ यहाँ पर 2.5 लाख पर क्यूबिक mm इसका एवरेज यहाँ पर काउंट है, नॉर्मल काउंट ब्लड के अंदर। देन इसका जो एवरेज स्पैन है यहाँ पर लाइफ स्पैन है वो है 5 to 10 डेज, इसका लाइफ स्पैन है, इतनी दिन ये यहाँ पर लिव करती है। ये प्लेटलेट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस से प्रोड्यूस होती है। अगर इंक्रीज हो गए तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोनिया, जिसमें प्रोसेस में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज होता है। थ्रोम्बोसाइट्स जिसमें हम प्लेटलेट बोलते हैं वो अगर इंक्रीज हो गए तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड अगर हमारी इंजरी हो गई तो उस साइड पे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज ये प्रोड्यूस करती है, और वो है नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। सो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है और कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। सो फर्स्ट में हमने देखा था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने दो टाइप देखे थे, एक देखा था ओपन सर्कुलेशन, उसके बाद देखा था क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन अगेन दो टाइप यहाँ पर थे सर्कुलेशन के अंदर, ओपन एंड क्लोज। क्लोज में अगेन दो थे, एक था सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा था डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन में अगेन यहाँ पर हमने देखा था, ओके सो ये जो है सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन देखा था। डबल में दो थे, अगेन सिस्टमैटिक था एक, और दूसरा था पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, सो ये देखने के बाद हमने देखा ब्लड। सो ब्लड में क्या होता है, तो फर्स्ट होता है प्लाज्मा, देन होता है उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, ब्लड के कार्पस्कल्स। सो प्लाज्मा का कंपोजिशन हमने देख लिया, उसके बाद ब्लड कार्पस्कल्स में हमने देखा फर्स्ट में RBC, उसके बाद देखा WBC, एंड उसके बाद देखा प्लेटलेट। सो WBC के अंदर होता है दो, फिर अगेन एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, उसके बाद सेकंड होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर दो होते हैं, एक होता है इओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एंड अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर दो होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो ये जो है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ले लिया है। सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, सिस्टमैटिक कैसा है, पल्मोनरी कैसा है, उसके बाद यहाँ पर हमने यह देखा कि ब्लड के अंदर कंपोजिशन क्या है, ब्लड किससे बनता है। सो ये आपको ब्लड से अगर कोई भी रिपोर्ट अगर आपके सामने दे दी और इसको अगर आपको जो है नॉर्मल काउंट इसका पता हो तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी डिसऑर्डर है, इसमें क्या हुआ है,
कौन सी सेल्स बढ़ी है, कौन सी सेल्स घटी है, सब आप बता सकते हो। बिकॉज ये जो यहाँ पर पार्ट है बहुत नॉलेजफुल है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर को आप डेफिनेटली आप अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको ज़रूर आएंगे। ओके, सो ये जो है ये हो गया हमारा जो पार्ट यहाँ पर 3 है वो एंड हो गया सर्कुलेशन एंड यहाँ पर फर्स्ट है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर का। ओके, सो ये जो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो प्लीज़, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो। ओके, रिमेनिंग पोर्शन वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।